जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मोलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 में मूल विधि और संविधान से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मूल विधि दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बने रहेगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल विधि में। आज जो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, इसमें लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिनियमित किया गया है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकाल में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए। ऑप्शन बी की बात करेगा तो केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन करने के लिए, ए और बी दोनों के लिए। और डी की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी जो हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बोलता है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकाल में पारदर्शिता और केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में क्या करता है, तो ये सूचना देता है। अर्थात इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख सकते हैं, इसका डिस्कस भी देख सकते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या हो सकता है। तो प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यक्रम में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए। दूसरा, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण अधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। और तीसरे की बात करेंगे तो नागरिकों को सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए। और भी हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें जो है बहुत है। और जैसे एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उत्पन्न करने के लिए अधिनियमित किया गया ना। तो ये सब जो है आरटीआई 2005 के अंतर्गत जो है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, ध्यान से लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सूचना की पहुंच अधिक प्रभावी हो। ऑप्शन बी की बात करेगा तो सूचना की पहुंच आसान और विशद हो। नागरिकों को समान हितों जैसे निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों से सूचना प्राप्त हो। और डी की बात करेगा तो उपयुक्त सभी, है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, इसमें सब कुछ आता है, ठीक है ना। तीनों ऑप्शन इसमें पूरा है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, इसका डिस्कस भी देख सकते हैं। लिखा है कि इसमें लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है कि सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, साथ ही नागरिकों के समान हितों जैसे निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों में क्या हो, सूचना प्राप्त हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा प्रश्न लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है, किसके लिए लागू होता है। संपूर्ण भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा लिखा है जम्मू कश्मीर और पंजाब के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में। डी की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू कहाँ होता है, तो ये जो होता है संपूर्ण भारत में लागू होता है ना। पूरे भारत में सभी राज्यों के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है आरटीआई 2005 लागू होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इसमें लिखा है कि प्रश्नकाल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इस अधिनियम की धारा 1-2 के अनुसार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू होता था, किंतु जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की अनुसूची 5 द्वारा 1-2 में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा शब्दों का लोप कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान में जम्मू और कश्मीर पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है ना। तो पहले जो है 2005 में जो है इसके लिए लागू नहीं था, लेकिन 2019 के अंतर्गत जो है इसमें भी लागू होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें चौथा प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप की रेखा डेटा सामग्री,
बी की बात करेगा तो लाग पुस्तिका, सी की बात करेगा तो परिपत्र और डी की बात करेगा तो फाइल टिप्पण, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत है, सूचना की परिभाषा जो है ये जो है फाइल टिप्पण के लिए अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत फाइल टिप्पण नहीं आता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा सामग्री, लाग पुस्तिका तथा परिपत्र आते हैं, है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पाँचवा जो प्रश्न लिखा है, इसमें लिखा है कि निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है, इसमें बताना है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो इसमें लिखा है कि विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। बी की बात लिखेंगे तो सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। सी की बात करेंगे तो सूचना जिसका प्रकटीकरण जो है किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा। और डी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सूचना के प्रकटीकरण की छूट है किसके लिए, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है सबके लिए जो है ऐसा होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें इसका डिस्कस दे सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना जो भारत की संप्रभुता अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी तथा सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा आदि सभी को सूचना के प्रकटीकरण से छूट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छठवां देखिए लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है संबंधित विभाग के मंत्रियों से, बी राष्ट्रपति से, सी लोक प्राधिकरण से और डी की बात करेगा तो अदालत से। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक प्राधिकरण जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है भारत का कोई भी नागरिक हो वो जो है लोक प्राधिकरण से क्या कर सकता है, जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें जो सातवां हमारा प्रश्न है देखिए ध्यान से लिखा है कि इसमें लिखा है कि सातवां कि कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार जिसको आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना। इसमें ऑप्शन ए जो दिया है केवल बी की बात करेंगे तो केवल एक, सी की बात करेगा तो ए और बी, और आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर जो डी जो लिखा है ए और बी दोनों में से कोई नहीं, है ना। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना को जो है साझा नहीं किया सकता है, ये आरटीआई 2005 के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इसमें लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी तथा विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना को साझा नहीं किया जा सकता है ना, ये जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आठवां, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो सभी नागरिकों को, बी की बात करेगा तो शहरी नागरिकों को, सी की बात करेगा तो सरकारी कर्मचारियों को और डी की बात करेगा तो ग्रामीण नागरिकों को। इसके उत्तर की बात करेंगे इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकता है, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो उसके लिए जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, तो हमारा जो है 8वां प्रश्न था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न लिखा है कि सूचना का अधिकार जिसको आरटीआई भी कहते हैं अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को में वर्णित किया गया है धारा 6(1) के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत, धारा 4(1) के अंतर्गत। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी धारा 4(1) के अंतर्गत जो है 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्व का जो है वो वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। में लिखा है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्व को धारा 4(1) में वर्णित किया गया है ना। किस में वर्णित किया गया है? तो 4(1) में जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना अनुरोध प्राप्त होने के कितने समय के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 45 दिन, बी की बात करेगा 30 दिन, डी सी की बात करेगा 48 घंटे और डी की बात करेगा 45 घंटा ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 48 घंटे के अंदर जो है क्या कर सकता है तो सूचना जो उपलब्ध प्राप्त करने का कराई जा सकती है। ठीक है ना, सूचना 48 घंटे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना अनुरोध से प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर जो है उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। तो ये जो इसका ऑप्शन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 11वां जो प्रश्न लिखा है, एक आरटीआई जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं आवेदन निम्न में से किया जा सकता है किसमें? तो हिंदी में, ऑप्शन बी की बात करेगा तो अंग्रेजी में और क्षेत्र की आधिकारिक भाषा ना। तो इन तीनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन ए जो दिया है ए एक सही है, बी की बात करेंगे तो ए और सी है, सी जो दिया है ए बी और सी और डी की बात लिया है बी और सी। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सूचना का अधिकार जो है ये हिंदी में भी मिल सकता है, अंग्रेजी में भी और क्षेत्र की आधिकारिक भाषा के अंतर्गत भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस लिखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किया जा सकता है। ऐसा आवेदन लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से भी किया जा सकता है ना। तो इसका जो है ऑप्शन है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन में छूट दी गई, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी। सी की बात करेगा तो व्यापार रस जिसको ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं, और डी की बात करेगा तो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले ना। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, इसमें इसको मिलान करना है। जैसे ए की बात करेगा तो ए सी डी, बी की बात करेगा तो ए बी सी डी, सी की बात करेगा तो बी सी डी और डी की बात करेगा तो ए बी सी, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चारों ऑप्शन जो है क्या है सही है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। इसमें जो लिखा है ध्यान से देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के में वर्णित सूचनाओं को प्रकट करने में छूट प्रदान किया गया है। इसके अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचना प्रकट नहीं की जाएगी। पहला, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या रणनीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित या विदेश से संबंध पर पड़े, और जिसके प्रकाशन के किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध किया गया हो, और जिससे क्या होता हो तो क्या लिखा है, जिससे जो है न्यायालय, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो सकते हैं। और चौथा जो है, जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो। और पाँचवा की बात करें तो विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना आदि, ये सब जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13वां प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या से अधिक नहीं होती है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 5, 7, 10 और 6। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो उसमें संख्या होती है यानी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी लिखा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक केंद्रीय सूचना आयुक्त से मिलकर होता है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता और जनसंपर्क या
शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव का रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति होगा, ठीक है, यानी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी मतलब आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 14वां, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रकट की जाने की छूट है? किसी विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना। बी की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के अभिलेख, मंत्रिपरिषद के विनिश्चय किए जाने और विषय को पूरा और विषय को समाप्त होने के पश्चात। और डी की बात करेंगे तो डी जो लिखा है उपयुक्त में से एक कोई नहीं, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के विनिश्चय किए जाने और विषय को पूरा किए जाने और विषय को समाप्त होने के पश्चात जो है इससे होता है, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत मंत्रिपरिषद के विनिश्चय किए जाने और विषय को पूरा और विषय को समाप्त होने के पश्चात सूचना प्रकट किए जाने की क्या है तो छूट है, ठीक है। आगे 15वां प्रश्न है, देखिए ध्यान से लिखा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त जिसको CIC कहते हैं कि नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? आप पी जो है प्रधानमंत्री, क्यू लोकसभा के विपक्ष के नेता, आर भारत के मुख्य न्यायाधीश और एस की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए जो लिखा है केवल पी और क्यू, केवल पी और एस, केवल QRS, और डी की बात करेंगे तो डी जो लिखा है केवल PQS। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पी और क्यू जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी भारत का प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि इसमें जो लिखा है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत जो है अंतर्गत की गई थी। और उसमें धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। भारत का राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर करता है। इस समिति में भारत के जो प्रधानमंत्री समिति का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री दल द्वारा निर्दिष्ट संघ का एक मंत्री होता है और शामिल होते हैं। और वर्तमान में जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है सुधीर भार्गव है ना। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो सुधीर भार्गव, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 16 देखिए लिखा है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित करे, 6 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। इसके उत्तर की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 13 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए अपने पद धारण करेगा, किंतु 65 वर्ष से अधिक के लिए नहीं। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है प्रतिस्थापित है, ठीक है। आगे 17वां देखिए ध्यान से लिखा है, राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंध किसमें नियुक्त होता है? मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। इसके उत्तर की बात करेंगे तो राज्य सूचना आयोग द्वारा जो है ये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होता है। अन्य राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकेगा जो उन्हें आयोग द्वारा क्या किया गया है, सौंपा गया है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे 18 में देखिए लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार में से कौन किस में शामिल है? पी की बात करेंगे तो दस्तावेजों और रिकॉर्डों का निरीक्षण करना, क्यू की बात करेंगे तो सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार, आर की बात करेंगे तो प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो, कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो पी और क्यू, और बी की बात करेंगे तो बी लिखा है इसमें केवल पी, और सी की बात करेगा तो PQR, डी की बात करेगा तो PR। इसके उत्तर की बात करेंगे तो तीनों ऑप्शन इसमें क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को निरीक्षण करना और सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो, कैसेट आदि के रूप में जो है वर्णित करना, ठीक है ना। इन सब से जो जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि इसमें लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत आयोग को किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होती है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-5 के अधीन भी किसी बात पर विचार करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं।
अर्थात दस्तावेजों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार तथा प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है ना। तो ये सभी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 19वां जो लिखा है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग जिसको सीआईसी के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह भी जानकारी देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी जिसको पीआईओ कहते हैं एवं प्रथम अपीली प्राधिकरण एफएए के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करता है। कौन जांच करता है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे। तो धारा ऑप्शन ए लिखा है धारा 3, और ऑप्शन जो बी लिखा है धारा 8, और सी जो लिखा है धारा 17, और डी लिखा है धारा 18। तो ये जो है धारा 18 के अंतर्गत सब कुछ होता है ना, जिसने इसके बारे में बताया था। ठीक है, चलिए देख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस भी। धारा 18 क्या कहता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य धारा 18 में वर्णित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह जानकारी देती है कि यह सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकरण के अनुमानों की क्या करता है? तो शिकायत की जाँच करता है। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 20वां प्रश्न। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 10। इसकी उत्तर की बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है ये सब आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है ना। हाँ, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस ज़िले से देख रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दरोगा भर्ती के लिए, है ना, जिसमें मूल विधि के अधिकतर प्रश्न पूछ जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।